Hello everyone. Good morning to all of you. So, any doubt from this DVP? The DVP that you had in the last 6 and 9. Okay. Apart from 6 and 9, थ्री का भी बताना है, 2 भी बताना है. ठीक है. आप लोग इसको डेली बेसिस पे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपके डाउट्स आएंगे, उनका रेजोल्यूशन हो जाएगा. एंड दैट्स द पर्पस. सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले बताता हूँ. 2, 3, 6, 9. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 6, 9. 3 का बी सीम्स लाइक कि कई लोगों का डाउट है. Question number 5, okay. So you'll count them. No doubt. Okay, so you just wait for a few minutes and let me explain what they are. Question number 2 says a circular coil of 100 tons has an effective radius given this, carries a particular current. How much work is required to turn it in an external magnetic field of this through 180 degree about an axis perpendicular to the magnetic field? And the plane of the coil is initially perpendicular to the magnetic field. So क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप एक फिगर ड्रॉ करोगे और जहां भी पॉसिबल होता है वहां पर लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. लेट से कॉइल थी आपकी, लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लेट से इनटू द प्लेन था. इस पर करंट, नंबर ऑफ टर्न्स अपने को पता है. इसने बोला कि इस सिचुएशन से आप इसको 180 डिग्री से टर्न करते हो, और किस एक्सिस के अबाउट टर्न करते हो? किसी एक्सिस के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो कोई भी एक्सिस, ये ले लो, सब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द. सो लेट्स से हम ये एक्सिस यूज कर लेते हैं और इससे इसको 180 डिग्री से रोटेट कर देना है. तो जब आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है. देन यू विल फाइंड कि इनिशियल एनर्जी कितनी होगी. जो वर्क डन जो आएगा वो आएगा इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. एनर्जी कैसे लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, म्यू डॉट बी, यू नो दैट. सो अगर इस सिचुएशन में देखोगे तो जो म्यू की वैल्यू है वो अंदर की तरफ है, और जब 180 से टर्न कर दोगे तो म्यू बाहर की तरफ आ जाएगा. सो इनिशियली ये म्यू जो होगा इनसाइड की तरफ होगा, फाइनली जो म्यू बनेगा वो आउटसाइड की तरफ बनेगा. isn't it? सो फाइनल वाला आउटसाइड हो जाएगा तो हम लिखेंगे माइनस होता है म्यू डॉट बी होता है, तो आउटसाइड होने की वजह से म्यू बी बनेगा माइनस का. एक बार अगर प्रॉपर्ली लिखें तो बनेगा माइनस म्यू बी कॉस 180, और इनिशियली आएगा माइनस म्यू बी कॉस 0. सो ये कॉस 180 माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये म्यू बी के बराबर आ जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा तो म्यू बी के बराबर आ जाएगा. तो जब कोई 180 से टर्न करते हो तो माइनस ट्वाइस म्यू बी के बराबर टर्न अप हो जाता है. अच्छा, म्यू कैसे निकाल सकते हैं? क्या हम लोग म्यू पता कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पता कर सकते हैं. क्या होता है म्यू की वैल्यू? म्यू की जगह आप लिखोगे आई एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इफ आई इनटू एरिया सर्कुलर है. सो इफेक्टिव रेडियस आपको दे रखी है, यानी सर्कुलर रहा होगा तो पाई आर स्क्वायर. तो ये म्यू की वैल्यू हो गई. अब आपको म्यू पता है, बी पता है, 2 पता है, मल्टीप्लाई करिए, अपना आंसर आ जाएगा. ओके, सो 2 हो गया. 3 का बी वाले बारे में पार्ट बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सो वहाँ पर बोला है इनिशियली द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो U1 रहेगा वो तो 0 रहेगा ना, परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि म्यू भी. हाँ, इसने बोला इनिशियली प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल and this is a magnetic field, so they are perpendicular. So plane of the coil is perpendicular, not the mu is perpendicular. Mu is going to be parallel to B, क्योंकि mu जो होता है वो
प्लेन कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और इसने कॉइल के प्लेन के बारे में बोला है, म्यू के बारे में नहीं। और आप जो एंगल निकालते हो ना, वो म्यू और बी के बीच का निकालते हो, प्लेन के बीच का नहीं। सो इनिशियली उसने कहा प्लेन परपेंडिकुलर टू बी, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बी स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और कॉइल का प्लेन स्क्रीन पर है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए जो उसने बोला है। अब म्यू की डायरेक्शन किधर जाएगी, वो राइट हैंड रूल से आप पता करते हो। तो इनिशियली म्यू इनटू जाएगा, और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू लिया हुआ है तो इनटू और इनटू दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, तो इनिशियल जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। फाइनली जब आप इसको 180 से टर्न कर दोगे तो म्यू का जो डायरेक्शन आएगा वो अपवर्ड आ जाएगा, और बी का डायरेक्शन है इनवर्ड्स है, सो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार आप 180 डिग्री पाओगे, एक बार 0 पाओगे, तो अपना आंसर ट्वाइस म्यू भी आएगा। हो सकता है आपका आंसर -2 म्यू भी है, चलता है, क्योंकि वो अगर आपने डायरेक्शन बदल दिया होता तो माइनस में आ जाता है, यानी ये 0 हो जाता है, ये 180 हो जाता है। तो एक 0 होगा, एक 180 होगा, ये क्लियर है। तो कितना वर्क लगेगा वो हमको पता चल जाएगा। सो ये डायरेक्शन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, आपको भी समझना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, अपने को डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है, कॉइल का प्लेन का डायरेक्शन अलग होता है, म्यू का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बी की डायरेक्शन आपको देगा, फिर म्यू और बी की डायरेक्शन को डिसाइड करके हम टॉर्क, मैग्नेट और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है कैलकुलेट करते हैं। Is this we are free to choose the axis, so if we take this axis passing through the center of the coil and turn it 180 degree, nothing will happen. Yes, ये ऐसा बोल रहा है कि इसमें इस पर्टिकुलर केस में आपसे ऐसा बोला कि आपको जो एक्सिस चूज करनी है वो बी के परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करनी है। तो सिंस आपने बी को स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है, तो कोई भी एक्सिस आप चूज करोगे जो सेंटर से पास करेगा। सो आप पाओगे कि सभी एक्सिस इसके लिए जस्टिफाइड होंगे। क्यों? क्योंकि उसका कंडीशन सिर्फ इतना है कि बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और तो सभी के अबाउट वही आएगा, क्योंकि बेसिकली ये बोलना चाह रहा है आप इसको फ्लिप कर दो, अपसाइड डाउन कर दो। सो जो नीचे वाला फेस था उसको ऊपर ले आओ, ऊपर वाला फेस नीचे लाओ, उसके लिए आपको 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। आप इधर से 180 डिग्री से रोटेट करो तब भी वही बनेगा, यहाँ से 180 डिग्री से रोटेट करो तब भी वही स्ट्रक्चर बनेगा। सो ऑल एक्सिस विल गिव यू द सेम सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पर आते हैं। इसके बाद हम लोगों को मैग्नेटिक बार, जो बार मैग्नेट का पार्ट है वो कवर करना है आज, तो थोड़ा सा क्विक हो जाता है। ये बोल रहा है कि हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट लाइक दिस, ये रेडियल है, ईआर का मतलब रेडियल है, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, एंड of a point related to the origin b not, and b naught is a constant. Okay, it says a circular loop of radius a is carrying current I is placed in the plane xy, so xy plane पर है, सारा कुछ दिखाया गया आपको पिक्चर में। सेंटर 0 0 d है, यानी ये z कोऑर्डिनेट है इसका, तो चलता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। गुड। सो कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा? तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हो? आप बोलते हो कि F की फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। ओके, सो हाउ यू सॉल्व इट? यू सॉल्व लाइक दिस कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होता है इंटीग्रेशन I dl क्रॉस b, isn't it? ना I किधर लेना है या फिर dl किधर लेना है? dl तो I की डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग, तो अगर कहीं भी हम लोग dl लेते हैं I की डायरेक्शन में तो ये dl आ जाएगा। dl और b के डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री, क्योंकि dl टेंजेंशियल है, b रेडियल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल जा रहा है वो 90 डिग्री जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे तो ये बनेगा I इंटीग्रेशन dl और ये b हो जाएगा और साइन 90 हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। dl क्रॉस b करोगे, जैसे ही आप dl क्रॉस b करोगे तो आप देखोगे कि जो फोर्स आएगा वो इनटू द प्लेन चला जाएगा। तो कहीं पर भी आप dl लो और dl का b के साथ क्रॉस करो, तो जैसे आप क्रॉस करोगे तो इनटू जाएगा। इसका मतलब सारे फोर्सेस की डायरेक्शन, सभी एलिमेंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन है। सिंस वो इनटू द स्क्रीन है, इसका मतलब सभी df की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। और लेट से इनटू की डायरेक्शन, आप ऐसा भी बोल सकते थे कि ये अगर आपका x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो z बाहर होगा, तो इसको आप वेक्टर लगा के रखो, यहाँ पे माइनस के कैप लगा दो, तो सभी फोर्स माइनस के कैप डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस ये पॉइंट आपको समझना था।
इसके बाद मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो ये नंबर हम सिंपलीफाई कर लेंगे, तो f का जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी i sin 91 हो जाएगा। b के बारे में क्या ख्याल है? b कांस्टेंट लगा हुआ था तो b नॉट भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dl करोगे, dl टोटल पे इंटीग्रेट कर दोगे तो 2 पाई a बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए i b नॉट इंटू ट्वाइस पाई a, दैट इज पेरीफेरी। So this will be the total amount of force acting on this loop, and it will act in the minus z direction. That's our answer. Okay. Any concern, query you can ask. Otherwise, we can go for the next one. Next one that you have asked is fifth question. So we have talked about this third. So थर्ड Now के this बी looks का आंसर दूसरा दिया है। ऐसा है क्या? What is that? Okay. ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया है। Going into और it. वो फिगर भी फर्स्ट पार्ट के लिए था, सेकंड खुद से बनाना था। अच्छा, मैंने फिगर के हिसाब से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। तो फर्स्ट पार्ट, इसको मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया क्या? 2 pi aib perpendicular to the plane into the plane. Yes, that's what we got it. Okay, so you I think you rightly pointed out कि ये जो फिगर के लिए मैंने सॉल्व किया, ये जो फिगर है उसके लिए अपना ये आंसर आ जा रहा है, और प्रोबेबली ये फिगर जो है फर्स्ट पार्ट के लिए था। तो सेकेंड पार्ट, इसमें भी तो रेडियली इसने बोला था, a hypothetical magnetic field existing in a region is this. Okay, तो अब सेकेंड कर देते हैं। I focused on this figure and as per the figure this answer came. और वो तो आपने निकाल लिया था, तो इसकी लैंग्वेज को एक बार फिर से पढ़ता मैं, अब बी को फोकस करता हूँ। हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन में एग्जिस्ट करती है, और ये रेडियल पॉइंट है, यूनिट वेक्टर है, वो आप जानते हो, रिलेटेड टू ओरिजिन है, बी नॉट कांस्टेंट दिया गया है। तो ये सारा कुछ इसमें भी यूज हुआ था। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड विद एस। ओके 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 ओके, गॉट इट। सेकंड इज अ बी पार्ट इज अ डिफरेंट। वो मेरे को सॉल्व करने के बाद में ख्याल में आया, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे यूज नहीं किया। वो क्या पॉइंट था कि आपको ये समझ में आना था, ये जो कोऑर्डिनेट दिया था उस कोऑर्डिनेट का यूज है। सो यस, मैं फिगर में ज्यादा फोकस था। एनीवे, लेट्स कम बैक टू दिस। सो सर्कुलर सेम स्टोरी है, एग्जैक्टली सिमिलर स्टोरी है, बस डिफरेंस क्या है कि ये इसका ओरिजिन यहाँ पर ही था, अब ये थोड़ा सा लिफ्टेड है जेड डायरेक्शन में, और उस लिफ्ट होने की वजह से फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है वो मैं अलग फिगर बनाऊंगा तो आपको समझेगा। ओके, दैट्स व्हाट गोस गुड वन। सो कैसे ड्रॉ करना है? आप ऐसे ड्रॉ करो कि लेट्स से ये अपना लूप है, और ये जो लूप रखा हुआ है वो जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, जेड एक्सिस के डी लोकेशन पे रखा हुआ है। तो ये हमारा जेड एक्सिस है, और यहाँ कहीं पर हमारा वाई एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो चलेगा। सो ये अपना वाई कोऑर्डिनेट है, और 3 डायमेंशन में अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। ये राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा, एक्स क्रॉस वाई करोगे तो जेड आएगा। इसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 डी है। तो क्या इसको 0 0 डी बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है, अगर हम इसको डी बोलते हैं तो। ये हमारा ओरिजिन है, ये सिचुएशन है। दैट वाज गुड वन। सो पिक्चर इसको आपको यूज करना है। जब इस पिक्चर को यूज करोगे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ये है बी नॉट आर, लेकिन ओरिजिन के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर कोई करंट इस तरह से रन कर रहा है, लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, बस फिगर अपने को देखना था। अब आप देखोगे कि इसकी कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस देखोगे तो रिंग का कोई भी पॉइंट जो है ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे पाया जाता है, बट इसका मतलब उसकी रेडियस बराबर होगी, रेडियल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इधर है, दैट इज बी नॉट, इस पॉइंट पे जहां पर मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप यहाँ का पॉइंट कैच करते हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा नजर आएगा, दैट इज बी नॉट, इट्स रेडियली आउटवर्ड। केवल 2 पॉइंट्स पे मैंने अभी दिखाया है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे तो वो कोन जैसा नजर आएगा आपको। और अब अपने को आई डीएल क्रॉस बी करना है, एग्जैक्टली अभी भी इसी को करना है, बट यहाँ पर करना है। सो लेट्स परफॉर्म दैट। उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए आप देखोगे कि आप चाहो तो इस बी के 2 कंपोनेंट कर लो, 2 कंपोनेंट कर सकते हैं ना, एक इस डायरेक्शन में, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, मे बी रेड वन,
एक इस डायरेक्शन में आएगा बी का कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में आएगा। ये रिप्रेजेंटेटिव है, सभी को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से ये एंगल थीटा बन रहा था, दिस एंगल वाज थीटा, सो ये भी थीटा ही रहा होगा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो बी नॉट कॉस थीटा बनेगा, और ये कितना बनेगा, बी नॉट साइन थीटा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स अपने को देखने हैं, और इसकी जो रेडियस वगैरह है वो आपको दे रखी है कि रेडियस ए, तो ये जो डिस्टेंस है वो अपने को पता है ए, और ये डिस्टेंस डी है, अपने को ये आर लगेगा, इसको हम आर बोलेंगे। तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यस, नाउ सपोज कर लो यहीं पर हम लोग डीएल लेते हैं, जहां पर ये दो कंपोनेंट्स मैंने दिखाया, तो डीएल इनटू द प्लेन जाएगा, यानी माइनस जेड माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगा। तो वहां पर अगर हम डीएल ले रहे हैं, उस पिक्चर को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ कि डीएल हमने इसी लोकेशन पे चूज किया, तो डीएल हमारा जाएगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं डीएल वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट वी कैन से, we will say it to be dl as a magnitude, और into की तरफ जाएगा, या फिर माइनस आई कैप लिख सकते हो। तो माइनस आई कैप है, क्योंकि यहाँ पर सभी पे लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन बनेगा, तो मैं ऐसा दिखा दे रहा हूँ, ये डीएल है। अच्छा, अगर ये डीएल की डायरेक्शन है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। और एक काम करते हैं, सेक्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, सो दैट कि टू डायमेंशन जैसा दिखे, ज्यादा सही लगेगा। अब डीएल अंदर की तरफ है। अब देखो क्या होगा कि जब हम डीएल क्रॉस ये वाला भी करेंगे तो एक डायरेक्शन आएगी। कैन यू आइडेंटिफाई डीएल क्रॉस ये वाला फील्ड, ये वाला फील्ड जो फोर्स देगा वो अंदर की तरफ देगा, नीचे की तरफ देगा। डीएल हमारा अंदर की तरफ है और ये रेडियली आउटवर्ड है, इनका जो फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। व्हाट अबाउट दिस वाला, उसका जब डीएल क्रॉस भी करेंगे तो उसका फोर्स इधर आएगा। तो इस पे जो दो फोर्स लग रहे होंगे, उन फोर्सेस को अगर मैं एक अलग पिक्चर बना करके ड्रॉ करूं तो फोर्सेस कुछ ऐसे लग रहे होंगे। ये हमारा रिंग है, और यहाँ पर जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस छोटे से एलिमेंट पर एक फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है और एक फोर्स इधर आ रहा है। नॉट, जो डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है वो इस वाले कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से, और ये जो फोर्स आ रहा है वो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। या फिर मैं इसको लिख के बोलूं तो ये बनेगा आई डी एल पी नॉट साइन थीटा, और दिस फोर्स इज आई डी एल बी नॉट कॉस थीटा। ये आपको समझना बहुत जरूरी था, एक बार ये आपको समझ में आएगा तो आप कैच कर सकते हो। ये एक छोटे से एलिमेंट की स्टोरी थी। अब आप जब इसके पूरे ओवरऑल जब रन करोगे तो आप देखोगे सभी का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, क्योंकि नीचे वाला सभी के लिए कॉमन होगा, सेम होगा, और ये रेडियली आउटवर्ड होगा। तो रेडियली आउटवर्ड वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे टोटल फोर्स कैलकुलेशन में। तो फोर्स कैलकुलेशन में जो सर्वाइव करेगा वो ये वाला सर्वाइव करेगा। तो अपने को लिखना होगा फ्रॉम दिस फिगर कि जो नेट फोर्स आना चाहिए, दैट नेट फोर्स इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन आई डी एल बी नॉट साइन थीटा, दैट्स ऑल एंड इट्स डन। नाउ आई की वैल्यू आई लिखेंगे, बी नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, साइन थीटा, थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा भी कांस्टेंट रहा होगा, उसको भी बाहर निकाल लेंगे, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जा रहा आई बी नॉट ट्वाइस पाई ए इनटू साइन थीटा। व्हाट इज दैट साइन थीटा, ओह माय गॉड, टाइम टू मच। सो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इट्स गोइंग टू बी परपेंडिकुलर व्हिच इज a डिवाइड बाय hypotenuse which is under root a square plus d square. Now you check the answer whether it's matching. It should. So it's like twice pi I b naught a square divided by this number. Verify कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए. It should match. Yeah, it's matching. Okay, that was good one by the way. किसी का आंसर आया था ये? अच्छा, आपके कुछ डाउट थे नहीं, जिसका मतलब आपने सॉल्व कर लिया होगा. ओके, गुड. किसी के लिए री एक्सप्लेन करना है? फर्स्ट फिगर एक्स वाई प्लेन पे ही रखा गया था, सेकंड में उसने फिगर को थोड़ा सा ऊपर रख दिया है. जब ऊपर रख दिया है तो फिर ये बी किसी एंगल पे जाएगा, एंगल पे जाएगा तो फिर उसको हमको कंपोनेंट करना था. सर सो वी कैन से ना डीएल और बी के बीच में का एंगल थीटा ही था.
DL और B के बीच में एंगल necessary चेक करना पड़ा 3 dimensional we need to visualize it no we can't say so DL was into the screen B was on this screen so there was 90 degree initially it was 90 degree so DL और B के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री चल रहा है लेकिन हमने B को टोटल B नहीं लिया क्यों नहीं लिया उसकी वजह क्या थी टोटल B से हमको डायरेक्शन फोर्स की जो मिलती है वो रैंडम डायरेक्शन में मिलती है उसके हमको कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं तो हमने क्या किया B के ही कंपोनेंट कर लिए और B के कंपोनेंट करने से फोर्स हमको दो तरह से मिला एक रेडियल वाला मिला दूसरा डाउन साइड वाला मिला आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो टोटल भी पकड़ो एंगल 90 डिग्री पकड़ो डीएल क्रॉस बी से पहले एक वेक्टर की डायरेक्शन निकालो फिर जो फोर्स आएगा उसके दो कंपोनेंट करो आप देखोगे कि वो कुछ ऐसी डायरेक्शन आएगी फोर्स की उसका फिर एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल जाएगा एक वर्टिकल डाउन जाएगा सो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो तो एंगल बिटवीन डीएल एंड बी इज 90 डिग्री क्योंकि डीएल इनटू द स्क्रीन है जहां पे मैंने लिया है छोटे से सैंपल पर और उस समय बी जो है स्क्रीन के प्लेन पर है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आइडिया देता हूं आपको or that says ki in a hydrogen atom the electrons move in an orbit of radii this making this revolution per second what is the magnetic moment associated with the orbital motion if the electron in the magnetic field at the same center what is magnetic moment associated with the orbital motion of electron अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी बतानी है दोनों बातें बतानी है ओके गुड सो ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ हो सकता है अदरवाइज सिंपल है आपको क्या बोला गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं और ये किसी वेलोसिटी से चलते हैं या किसी ओमेगा से चलते हैं रेडियन रिवोल्यूशन पर सेकंड है इसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके ओमेगा निकाल सकते हैं और रेडियस आपको दिया गया है तो आप यहाँ से वी निकाल सकते हो तो अपने को वी पता चल गया आर पता चल गया वी कैसे निकालेंगे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 10⁻16 रेवोल्यूशन पर सेकंड है और एक रेवोल्यूशन में कितना चलता है ये 2 पाई इतने रेवोल्यूशन में कितना चलेगा सो इनटू 2 पाई ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी थी तो 2 पाई एफ कर दोगे ओमेगा निकल के आ गया वेलोसिटी आ जाएगी वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा लगा सकते हो तो अगला फॉर्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा आपके साथ रहेगा रेडियस आपको दे रखी मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया सो म्यू पूछा गया म्यू कितना होगा आई इंटू एरिया अच्छा आई को कैसे पता करते हैं आई को पता करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसका टाइम पीरियड ओमेगा पता चल गया तो ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दोगे सो फॉर आई कैलकुलेशन यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आई की जो वैल्यू आप लिखने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ई डिवाइड बाई टी चार्ज डिवाइड बाई टाइम पीरियड इज द करंट टाइम पीरियड को यहाँ से निकाल करके सब्सटीट्यूट करने का ए के बारे में क्या बोलना है ए को पाई आर स्क्वायर बोलना है आर आपको पता हुआ है तो आपको म्यू निकल के आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ए और रेडियस आर तो आई और आई पता चल गया तो आप बी को भी निकाल सकते हो दैट्स व्हाट इट इज आस्किंग इसके बाद आपने जो पूछा है 6 और 9 के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 इज अ स्टेशनरी सर्कुलर वॉल clock has a face with radius given 6 turns of the wire are wound around its perimeter so number of turns आपको 6 दे रखे the wire carries this much current and this is in clockwise direction clock is located where there is a constant uniform magnetic field लग रहा है but the clock still keeps perfect time at exactly this pm ठीक है So the R hand of the clock points in the direction of the external field. The R hand of the clock points in the direction of external magnetic field. Okay. After how many minutes will the minute and hand point in the direction of the torque on the winding due to the magnetic field? What is the magnitude of this torque? So इसका बेसिक आइडिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और इसके बाद आप ट्राई कीजिए नहीं आता है तो मेरे को ग्रुप पे बोलिए मैं सॉल्व करके डाल देता हूँ देखो करना क्या है पहले एक तो पिक्चर बनानी है आपको बना देते हैं पिक्चर
आपके पास एक क्लॉक है, लेट्स से दैट्स अ क्लॉक, और इस पे करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आई करंट अपने को पता है कितना जा रहा है, उसने दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी अपने को पता है, तो म्यू की वैल्यू जो हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी एन आई ए के लिए अपने रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्या उसने रेडियस दे रखा है, यस, क्या नंबर ऑफ टर्न्स पता है, यस, क्या करंट पता है, यस, इसका मतलब अपने को म्यू पता चल जाएगा, क्या हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है, यस, तो मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो टॉर्क कितना लगने वाला है, टॉर्क इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। ना अपने को ये पता करना है म्यू और बी के बीच का डायरेक्शन क्या है, इसने बोला है बी जो है वो किसकी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, आर हैंड के, इसका मतलब बी जो है वो स्क्रीन पर है, प्लेन ऑफ द क्लॉक है, और म्यू प्लेन ऑफ द क्लॉक के परपेंडिकुलर जाता है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री तो परफेक्टली लगने वाला है। सो टॉर्क की अगर मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो ये म्यू इंटू बी आ जाएगा, साइन 90 बनेगा, क्योंकि कोई भी अगर बी की डायरेक्शन इस वाले प्लेन पर आएगी तो म्यू इसके इनसाइड या आउटसाइड आएगा, इस केस में आउटसाइड आएगा, तो म्यू इज आउटसाइड। अब आपको टॉर्क पता चल गया, एक बार आपको टॉर्क पता चल गया तो ये इसको रोटेट कराएगा, तो उस रोटेशन को अपने को काउंट करना है, और इसने पूछा है कि after how many minutes will the minute hand point in the direction of torque on the winding due to the magnetic field, magnetic field की वजह से वो कितने टाइम पे जाएगा, तो अभी आपको देखना है कि जो ये जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर था और उसको कितने एंगल तक जाना है, तो उसके लिए इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 आवर पे ये परफेक्ट टाइम बताता है, and the or hand of the clock points in the direction of external field, meaning is this कि अगर आप देखोगे तो और हैंड 1 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा ये, और मिनट हैंड आपकी यहाँ पर है, दैट्स 1 o'clock परफेक्ट टाइमिंग, सो इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल रोटेट करवाना है आपको, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। तो क्वेश्चन सिंपली इतना है कि इस पर एक टॉर्क लगेगा, ऐसा करंट जा रहा है तो म्यू अंदर है, तो म्यू क्रॉस बी को जब देखोगे तो ये मिनट हैंड पर ऐसा टॉर्क लगाएगा, उस टॉर्क से थीटा को डिस्प्लेस करवाना है, दैट्स ऑल। तो आपको टॉर्क पता चल गया, अब आप क्या कीजिए, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाइए, टाउ की वैल्यू आपको पता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनट हैंड के लिए पता कर सकते हो क्योंकि ये रेडियस के बराबर होगी अप्रोक्सीमेटली, तो आई के प्लेस पर आप लिख सकते हो एम आर स्क्वायर बाई 3, अल्फा निकालेंगे, एक बार अल्फा आ जाएगा तो फिर हम यहाँ से निकालेंगे थीटा को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगने वाला है, तो अपने को टाइम पता चल जाएगा। अंडरस्टूड, यही किया होगा जिन्होंने सॉल्व किया है, सो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कर दिया था बहुत सारी लैंग्वेज को लिख करके, आइडिया था म्यू क्रॉस भी लगाओ, उसके बाद इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अल्फा निकालो, फिर उसको उतना रोटेट कराने में कितना टाइम लगेगा ड्यू टू, कौन सा टाइम निकालना है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टाइम लगेगा वो अपने को पता करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक अच्छा सवाल है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। If the plane of the winding is parallel to the inclined plane, so we need to find something. What to find? We need to find what is the least current through the loop to prevent the cylinder from rolling down a plane whose surface is inclined as this. इसको रोल डाउन से आपको रोकना है, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में टॉर्क बैलेंस करना है, फोर्स बैलेंस करना है। सो किस तरह से एफबीटी बनेगा, अगेन ये पूरा एफबीटी का गेम है, और एक टॉर्क ऑफ फोर्स जो नया लर्न किया उसका गेम है। अब देखोगे यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पर एक mg का कंपोनेंट आएगा और एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको आप mg sin थीटा जानते हो, यू नो दिस एज mg cos थीटा, थीटा के हिसाब से। मोरओवर देयर इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन एक्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जिस तरह से इसने करंट दिखाया है उसको अगर देखोगे तो म्यू की वैल्यू इधर आएगी, म्यू क्रॉस बी करोगे तो एक टॉर्क लगेगा, म्यू क्रॉस बी का एक ऐसा टॉर्क लगेगा, और ये आएगा इनके बीच का एंगल, ये एंगल हम लोग पता कर सकते हैं कितना रहा होगा थीटा के टर्म में इस एंगल को, सो ये टॉर्क अपने को पता चल जाएगा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। और साथ ही साथ क्या होगा कि ये जब नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड आ रहा होगा, ये फ्रिक्शन हो गया। अब आप क्या कीजिए, इस पर सेंटर से जाइए, टॉर्क बैलेंस कीजिए, फोर्स बैलेंस कीजिए, अपने को आंसर मिल जाएगा। पर्टिकुलरली ये टॉर्क पे डिपेंड कर रहा होगा,
तो टॉर्क बैलेंस करने में आप देखोगे टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड का लग रहा है TB, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन इनटू रेडियस, क्योंकि बाकी सारे फोर्स का टॉर्क 0 रहेगा सेंटर के अबाउट। ना फ्रिक्शन का टॉर्क के लिए फ्रिक्शन आपको निकालना पड़ेगा फोर्स बैलेंस करके, म्यू वगैरह दिया होगा लिमिटिंग कंडीशन में, म्यू को यूज कर लेंगे अगर म्यू दिया है तो। आपको क्या दिया गया? मास और सर फ्रिक्शन mg sin थीटा के इक्वल ही रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो म्यू की अपने को जरूरत नहीं है। गुड, फोर्स बैलेंस करोगे तो आपको एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, mg sin थीटा। वो लिमिटिंग कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने को ये मिल जाएगा एंड दैट्स डन। म्यू के ये जो लिखना होगा टॉर्क के बारे में, बस इसका ख्याल रखो। इसके लिए आपको क्या लिखना होगा? म्यू क्रॉस बी। म्यू क्रॉस बी में उनके बीच का ये एंगल अपने को पता करना पड़ेगा, और अब देखो ये एंगल थीटा आएगा, सो इसका मतलब ये म्यू बी साइन थीटा आ जाएगा। कैसे वो थीटा है वो आप जस्टिफाई कर सकते हो, आप इसको रख लीजिए, अपने को आंसर मिल जाएगा। वहां से क्या निकलेगा? म्यू निकलेगा। फिर म्यू के बाद म्यू को आप क्या लिखोगे? म्यू को लिखोगे NIA, फिर आई आपको पता करना है, तो लीस्ट करंट यहाँ से निकल आ जाएगी। दिस वाज आइडिया। ओके, काफी टाइम ले लिया लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे, और अगर आपने ट्राई किया, आपके डाउट रहे तो रिजॉल्व हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक परफेक्ट क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन में आने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो आपने ये पूछा था थर्ड, पर्टिकुलरली उसका बी पार्ट, इसको अपने नोट्स में लिख लोगे तब भी चलेगा, बी पार्ट वाले को, और इसको 9th को भी। दे हैव हाई चांस टू अपीयर इन द एग्जाम एज सच। और क्वेश्चन नंबर 2 भी एक अच्छा क्वेश्चन था, वो भी मेंस जैसे एग्जाम में अपीयर कर सकता है। बाकी आपने सारे कर लिए, वो भी अच्छे ही रहे होंगे। ओके, लेट्स कम बैक टू दी पोर्शन दैट वी वर कवरिंग। और ये हम लोग जियो मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर रहे थे, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ये जो जियो मैग्नेटिज्म है इट्स लाइक थ्योरेटिकल, और एग्जाम में जनरली कम पूछा जाता है। सो कई बार लोग पढ़ते और पढ़ाते नहीं है, एंड बट अगर कभी आएगा तो फिर अगर आपने समझ लिया है तो आप डेफिनेटली उसका आंसर दे सकते हो, बिकॉज इट्स लाइक पूरी एक स्टोरी है, स्टोरी आपको समझता है तो काम होता है। सो इसको आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको पढ़ना होगा और डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम है, तो स्किपिंग जैसा कोई आइडिया नहीं रहना चाहिए। व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, लाइक अगर ये अर्थ है, सो लेट्स कंसीडर टू बी अर्थ, and there's going to be certain axes, like ये एक्सिस होता है जिसके अबाउट रोटेट करता है, इसको हम जियोग्राफिकल रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है या फिर मैग्नेटिक एक्सिस होती है, वो इस एक्सिस से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होती है। ये एंगल रफली 11 के आसपास होता है, 11.5 डिग्री के आसपास होता है। अगर कोई पूछता है तो हम बता भी देंगे कि 11.5 डिग्री के आसपास है। और इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस और जियो मैग्नेटिक एक्सिस। इस पोल को आपने नॉर्थ पोल नाम दिया था जियोग्राफिकल का, ये नॉर्थ पोल था मैग्नेटिज्म का। दिस वाज साउथ पोल ऑफ जियोग्राफी, दिस वाज नॉर्थ पोल ऑफ साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिज्म। ये सेंटर था, सेंटर दोनों के लिए कॉमन रहता है। और आपने अगर बार मैग्नेट इमेजिन किया था तो देखा था बार मैग्नेट का नॉर्थ इधर था, बार मैग्नेट का साउथ इधर था, तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। सो जो इनसाइड में बार जैसा स्ट्रक्चर बनता है इक्विवेलेंट, जो कि एक्चुअली नहीं है, चर्निंग ऑफ चार्जेस की वजह से आता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है क्यों मैग्नेटिक फील्ड आती है, आप बोलोगे रोटेशन ऑफ चार्जेस पर्टिकुलरली ऑन आउटर कोर, बिकॉज इन आउटर कोर द मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और मोल्टन स्टेट पर है। तो वो सारी स्टोरी आपने देखी है। हम उसको बार मैग्नेट नहीं दिखा रहे,
और बाय मैग्नेट जैसा फील्ड जरूर देता है। कैसी फील्ड लाइंस थी वो हम लोगों ने ड्रॉ की थी। किसी भी पी पॉइंट पर अगर अपने को कैलकुलेट करना है, किसी भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अर्थ की वजह से, तो अर्थ एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ दैट वी नीड टू नो in order to find the field at any location. So कुछ ऐसा आपने लिखा होगा, elements of earth magnetism और magnetic field of earth's magnetic field. विजुलाइज करने की आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको ध्यान देना है। पहला डिक्लिनेशन था। डिक्लिनेशन क्या होता है? कई बार आपसे वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डिक्लिनेशन, हाउ वी मेजर इट, व्हाट इट इंडिकेट्स। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। नो किसी भी पी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो पी पॉइंट का हमको एड्रेस चाहिए, दैट्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और अगर हम नॉर्मल वे पे कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं, तो हमको अर्थ के हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला करके। वी नो एट एवरी लोकेशन ऑन दिस अर्थ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। सो उस पी पॉइंट को हम लोग यूज करने वाले हैं, और ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस है इसको यूज करने वाले हैं। सो आपको मैथ में इतना आइडिया होगा, या फिर कॉमन सेंस में भी, कि अगर अपने पास एक एक्सिस है, यानी एक लाइन है और एक पॉइंट है, सो अगर वो पॉइंट लाइन पर नहीं है, सो हाउ मेनी प्लेन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन लाइन एंड अ गिवन पॉइंट? कैन यू थिंक एन आंसर? मेरा क्वेश्चन है, बन गया ये। क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेन्स यू कैन ड्रॉ, 3 डायमेंशन में आपको विजुलाइज करना है। How many planes you can draw which are passing through a given point and a given line? The point does not lie on the line. तो एक पॉइंट अलग है, एक लाइन अलग है, उससे पास होने वाले कितने प्लेन्स आप बना सकते हो? ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। मैथ्स में आपको ऐसा बताया जाता होगा, 3D पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो आप पाओगे कि आप केवल और केवल एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, नॉट मोर देन वन। सो एक यूनिक प्लेन बनता है जो किसी लाइन को और किसी एक पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होता है या उसको इंक्लूड कर रहा होता है। यस, परफेक्टली करेक्ट, 1 इज द आंसर। हाँ, अगर वो पॉइंट उसी लाइन पर आ जाएगा तो हम इनफाइनाइटली मैनी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन से कितने प्लेन बना सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। अगर वो पॉइंट भी उसी पर आ गया तो वो लाइन का पार्ट बन गया, तो इनफाइनाइटली मैनी। बट अगर पॉइंट अलग है, जैसे ये लाइन हमने स्क्रीन पे बनाया और ये पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया, तो एक ही प्लेन है जो स्क्रीन का प्लेन है जिसको कंटेन करता है। अगर कोई और प्लेन आप इमेजिन करोगे, या तो वो लाइन को कंटेन नहीं करेगा या फिर इस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। सो फॉर अ लाइन एंड फॉर अ पॉइंट देयर इज अ यूनिक प्लेन। गुड, सो दैट्स यूज, इसका यहाँ पर यूज है। तो हम लोग क्या करेंगे, जियोग्राफिकल एक्सिस और पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक प्लेन इमेजिन करेंगे। ये 3 डायमेंशन है। अर्थ इतना सिंपल नहीं जितना दिखाया गया, 3 डायमेंशन है, और पी पॉइंट अर्थ के सरफेस पर है, और ये उसके सेंटर से पास हो रही है एक्सिस। तो स्फीयर टाइप का कुछ अरेंजमेंट आप समझ सकते हो। सो यू विल से कि देयर विल बी, मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ तो कि आपको याद समझने में आसानी रहेगी। देयर विल बी वन प्लेन that contains geographical axis and a point on the earth surface. एक पॉइंट के लिए एक प्लेन जाएगा, इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक प्लेन हो सकता है। लेट्स से वो पॉइंट पी है, इसी प्लेन को नाम हम देते हैं, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। So geographical meridian is basically a plane that contains geographical axis and a point that we are interested in. तो हर एक पॉइंट के लिए एक जियोग्राफिकल मेरिडियन अपने को डिसाइड करनी होती है। फिर
अगर हम जियो मैग्नेटिक एक्सिस लेते हैं और इसी पॉइंट को लेते हैं तो भी एक यूनिक प्लेन मिलने वाला है. सो वी विल से उस यूनिक प्लेन को हम नाम देंगे जियो मैग्नेटिक मेरिडियन. जियो मैग्नेटिक मेरिडियन. So geomagnetic meridian is going to be a plane containing geomagnetic axis and point P. अब आपके पास दो प्लेन्स आ गए. वो प्लेन मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है. सो दो प्लेन्स आ गए. अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं तो दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. उनके बीच का एंगल होगा. तो डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स. कौन से प्लेन? जियोग्राफिकल मेरिडियन और जियोमैग्नेटिक मेरिडियन. नाउ वी कैन डिफाइन इट. It is the angle between geographical and geomagnetic meridians. Geographical meridian and geomagnetic meridian. नोट कर लीजिए. और डिक्लिनेशन हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं. एक प्लेन पता करेंगे जो जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा. दूसरा प्लेन पता करेंगे जो जियोमैग्नेटिक मेरिडियन होगा. कैसे पता करेंगे? एक्सिस को उस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे. प्लेन्स बनेंगे. उन प्लेन्स को हम लोग के बीच का एंगल पता कर लेंगे. अगर ये हो गया तो हमको डिक्लिनेशन पता चल गया. इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा अगर मैं पिक्टोरियली इलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो हम 2 डायमेंशनल फिगर बना सकते हैं. 3 डायमेंशन नहीं बना सकते. सो कुछ पॉइंट्स हम लोग इमेजिन करते हैं. दो प्लेन्स जो मिले हैं उन दो प्लेन में कुछ पॉइंट्स होंगे जो कॉमन होंगे. एक ये P कॉमन रहा होगा. तो जब वो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जब कभी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो एक लाइन बनता है. जैसे दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट बनता है. टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट whereas two planes intersect at a line. सिंपली आप अपने रूम को देखिए. रूम की दो वॉल्स को देखिए. हर एक वॉल एक प्लेन है. दो वॉल्स जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, जहां पर ज्वाइन हो रहे हैं वहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी. So whenever the two planes are intersecting toward each other, so there creates a line. लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं. अगर लाइन में हमको दो पॉइंट्स पता चल जाए तो पूरी लाइन को पता कर लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट होती है. इसका मतलब है कि अगर दोनों मेरिडियंस में हमको दो कॉमन पॉइंट्स मिल जाएं तो अपना काम हो जाएगा और हम वो इंटरसेक्टिंग लाइन पता कर सकते हैं. ऑफ कोर्स एक कॉमन पॉइंट P है. आप देख सकते हो दोनों P से पास कर रहे हैं. तो ये जो P पॉइंट है हमारे लिए कॉमन पॉइंट है. कैन यू आइडेंटिफाई एनी अदर कॉमन पॉइंट ऑन द टू मेरिडियंस? If you can identify that common point, we can find the line of intersection. Yes, great. So center is the another point. So they are because these lines are intersecting, so और वो उनको प्लेन को कनेक्ट करता है तो C भी कॉमन रहा होगा. इसका मतलब ये जो लाइन है, this is going to be the line of intersection of these two planes, meridian. अब हम लोग एक सिंप्लीफाइड पिक्चर बनाएंगे जिसमें इस लाइन को हाईलाइट करेंगे और C और P को ज्वाइन कराते हुए दो प्लेन्स बनाने की कोशिश करते हैं. तो पहले एक लाइन बनाएंगे फिर दो प्लेन बनाएंगे. सो लेट मी ड्रॉ दैट. जनरली एग्जाम में भी पूछेगा तो इसी तरह की पिक्चर को यूज कर लेगा. लेट्स से ये P पॉइंट है और ये C पॉइंट है. P और C को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया. इसका मतलब वो दोनों प्लेन्स जो है ना उन पर ये लाइन कॉमन होगी. ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. आपने लिखा पर एंगल तो हर बार ही 11.5 हो. नहीं, दैट्स द पॉइंट. ये जो 11.5 है ना ये एंगल बिटवीन द लाइंस है. इट इज नॉट द बिटवीन द प्लेन्स. आर गेटिंग माय पॉइंट? तो जब दो लाइंस को ड्रॉ करोगे तो उनके बीच का ये एंगल है 11.5. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला अपने रूम में दो जो वॉल्स हैं इंटरसेक्टिंग वॉल्स उनको देखिए. एक वॉल एक प्लेन है, दूसरा वॉल एक और प्लेन है. दोनों एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं.
एक प्लेन में आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनेटली मैनी। दूसरे प्लेन पे कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनेटली मैनी। उनके बीच के कितने एंगल्स हो सकते हैं लाइंस के बीच में? कोई भी एंगल हो सकता है, बिकॉज कोई भी दो लाइंस किसी भी तरह से कट कर सकती हैं। So 11.5 is the angle between two lines, two axes. But here we are interested in angle between the planes. Okay. So अभी आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो इसमें आपको समझ में आएगा। ये P और C कॉमन था तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी। अब अगर हमने अपने को जियोग्राफिकल मेरिडियन बनानी है तो लेट्स कंसीडर कि जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है वो इसी प्लेन पर लाई कर रहा है। Let me use a different color if possible. Yes, so let's consider it to be this one. So एक ऐसा प्लेन होगा जो इस तरह से चल रहा होगा। प्लेन को मैंने इतना ही बनाया, आप इसको और भी बड़ा बना सकते हो। प्लेन की कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे स्ट्रेट लाइन कितनी लेंथ की होती है? बहुत लेंथ की होती है। तो ये पी पे नहीं खत्म हो रही, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, इस तरह से नीचे ले जा सकते हो, प्लेन को इधर ले जा सकते हो, इधर ले जा सकते हो। तो ये पूरा प्लेन है, बेसिकली प्लेन ऑन द स्क्रीन है, दैट्स व्हाट इट सेज। उसका छोटा सा सैंपल बना रहा हूं मैं। लेट्स से कि ये हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन है। अगर ये हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन है तो हमको एक दूसरा प्लेन बनाना है जो जिसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यही हो और उसको हमको इसके बीच का एंगल वॉच करना है। सो वो जो दूसरा प्लेन रहा होगा, जो अगला प्लेन रहा होगा, वो कोई एंगल बना रहा होगा। सो उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स से कि वो प्लेन कुछ ऐसा है। वो प्लेन जो नेक्स्ट प्लेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डेफिनेटली वो स्क्रीन पे नहीं लाई करेगा, तो वो स्क्रीन के बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, कुछ उस तरह की स्टोरी चल रही होगी। Some sort of this. इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। So ये जो ब्लैक कलर का मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज अनदर प्लेन। इसका भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पीसी है। सो दिस एंगल इज नोन एज थीटा। So theta is angle between two planes. One plane is this one, this black one. This black one is called geomagnetic meridian. क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये दो प्लेन्स के बीच में तो कोई भी एंगल हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल 0 हो जाए, दैट मींस बोथ आर ओवरलैपिंग, दैट मींस पी पॉइंट हैज कम टू द एक्सिस और समवेयर। इस तरह से आ जाए कि वो दोनों के बीच का एंगल 0 भी हो सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं पी, देखो समझना क्या है, सी इज अ फिक्स्ड, क्योंकि अर्थ का सेंटर तो फिक्स है। पी सरफेस पे मूव करेगा, जब पी मूव करेगा तो ये पीसी लाइन मूव करेगी, पीसी लाइन मूव करेगी, देन यू विल फाइंड कि ये दोनों प्लेन मूव करेंगे। तो पीसी के रिस्पेक्ट में ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा होगा। थीटा कुड बी 0, कुड बी मोर देन दैट, कुड बी 180 डिग्री और व्हाटएवर। सो ये थीटा को हम डिक्लिनेशन बोलते हैं। सो आपको याद रखना होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन और जियोमैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल है। अच्छा, ये जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है थोड़ा सा और रिलेट कराता हूँ मैं। तो जियोग्राफिकल अगर ये मेरिडियन है तो ये इस पर एक पी पॉइंट था, ठीक है। एक एक्सिस भी रही हुई, कौन सी? जियोग्राफिकल एक्सिस, क्योंकि हम लोगों ने बात किया था जियोग्राफिकल मेरिडियन में जियोग्राफिकल एक्सिस इन्वॉल्व होती है। अगर हम उस पिक्चर में जियोग्राफिकल एक्सिस को दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं? इस पर तो ये जो ब्लू कलर का बैक साइड है उस पर एक लाइन होगी जिसको हम जियोग्राफिकल एक्सिस बोलने वाले हैं। क्या वो एक्सेस सी से पास होगी? क्यों? क्योंकि वो कोई भी एक्सेस होती है जो सेंटर से पास होती है, तो सी से तो उसको पास होना था, तो वो को सी से पास होती हुई जाएगी। और अगर हम इसको बोलते हैं कि हमारा नॉर्थ इधर है, लेट्स हम ऐसा कहते हैं कि ये नॉर्थ है, और लेट्स हम नॉर्थ को यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि ये नॉर्थ है, एरो नहीं दिखाते। अगर यहाँ पे नॉर्थ रहा होगा तो क्या हम साउथ जरूर बता सकते हैं कहाँ पर होगा? ये नॉर्थ जियोग्राफिकल वाला है। So to identify south, what we need to do,
we need to go from north towards center, then center to opposite, opposite to somewhere here. You will find south of this geographic. Why? Because नॉर्थ से अगर हम चले सेंटर पे जाए, अपोजिट चले जाए तो हमको साउथ मिलता है. दैट्स हाउ इट गोज. सो इसको अगर हमने नॉर्थ बोला तो ये हमारा साउथ रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि द वे वी हैव ड्रॉन द पिक्चर, ये पिक्चर हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया है सो दैट कि हमको ये दो प्लेन्स क्लियरली विजिबल हो, और नॉर्थ साउथ का हम लोगों ने बाद में ख्याल रखा है. सिमिलरली अगर आप देखोगे कि जियोमैग्नेटिक का ये नॉर्थ बनता है, लेट्स से दिस इज अ नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक, तो साउथ ऑफ मैग्नेटिज्म कहाँ जाता है? आप इसको इसके अंदर ले, इसको सी तक ज्वाइन कराओ, ये वाली लाइन. तो हम स्क्रीन के आउटसाइड से सी तक जा रहे हैं, सी से फिर हमको इनसाइड जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ हम इनसाइड जाएंगे, फिर हमको साउथ ऑफ मैग्नेटिक का मिलेगा. और इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 11.5. सो 11.5 इज एंगल ऑफ नॉर्थ साउथ ऑफ ज्योग्राफी, नॉर्थ साउथ ऑफ मैग्नेटिज्म, उनके बीच का एंगल है. तो वो लाइन अगर हम अंदर से ड्रॉ करते हैं तो वो जो एंगल बनेगा दैट विल बी 11.5, बट दिस एंगल इज इंटायरली डिफरेंट. ओके, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझना चाहिए. अगर कुछ कंसर्न आ रहा तो आपको पूछना भी है. एक बार आपको ये समझ में आया तो आप दूसरी डेफिनेशन समझ जाओगे. दूसरी इजी जाने वाली है, दैट्स कॉल्ड इंक्लिनेशन और डिप. इंक्लिनेशन और डिप को हम लोग डेल से लिखते हैं. इसकी भी डेफिनेशन आप एक बार समझ जाएंगे, देन यू विल फाइंड कि हम इन अर्थ के एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, और वो कैसा भी ट्विस्ट करके हमसे पूछेगा, सो वी विल बी एबल टू आंसर कि क्या करना है और कैसे आंसर करना है. एनीवे, इंक्लिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स कम टू दिस. अब हम जियोग्राफिकल मेरिडियन के बाद हम जियोमैग्नेटिक मेरिडियन पर आ गए. ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको भी मैं कॉमन सेंस में समझाऊंगा भी. अब हमको कहाँ पे रहना है? अपने को जियोमैग्नेटिक मेरिडियन पे रहना है, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए ये जो प्लेन है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेन है. और बेसिकली थीटा हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हम इस प्लेन तक पहुंच सके. सो बेसिकली थीटा एक कोऑर्डिनेट है जो इस प्लेन तक लेके जाता है. अब इस प्लेन पर जब कभी हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे अर्थ की वजह से, तो अर्थ की जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसी प्लेन पर लाई कर रही होगी. सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल बी इन जियोमैग्नेटिक मेरिडियन. तो पहले वो पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ये कॉमन पॉइंट है. सो पॉइंट ये है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड lies in geomagnetic मेरिडियन. ये हम लोग ने इसलिए किया है क्योंकि हमको इस प्लेन की जरूरत थी. क्यों? क्योंकि इस प्लेन पर ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पाई जाती है, इस वाले प्लेन पर. अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कोई ना कोई एंगल बना रही होगी. किससे? किसी एक रेफरेंस लाइन से हमको देखना होता है. सो एक लेट्स से ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है. यू आर सेइंग स्क्रीन इज फ्रीज्ड, is it? Okay, still I'm resharing. It was working for others. So अगर आपके लिए फ्रीज हुआ है तो आप एक बार रीशेयर करो. मे बी देयर इज अ इशू फ्रॉम योर एंड. अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो B है, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एंड दैट विल बी इन द प्लेन ऑफ मेरिडियन. कौन सा मेरिडियन? मैग्नेटिक मेरिडियन. इस मैग्नेटिक मेरिडियन को हमको एक ये रेफरेंस लाइन लेना होता है. ये रेफरेंस लाइन हमारे लिए. सो ये जो एंगल बनता है, this angle we call as delta. So delta is called inclination or dip
It is angle made by a resultant magnetic field from this north direction. मैग्नेटिक के नॉर्थ से, मैग्नेटिक के नॉर्थ में एक ये जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पे मैं एरो दिखाता, ये डायरेक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं BH। BH मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अगर हम कभी जब कभी हम लोग अर्थ पर अपने आप को देखते हैं और डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, तो अर्थ के जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। So if somebody asks you what is horizontal direction, then you say a direction which is parallel to a surface, isn't it? और या फिर आप ऐसा बोलो, अर्थ के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो अगर हम तीसरा एक फिगर यहाँ पे बनाए तो आपको करेक्ट करना आसान होगा। Let's say that was your P point. You are here, and somebody says find horizontal direction. Then you will say this is horizontal direction. Maybe in this direction, maybe in this backward direction, or maybe into the plane or outward the plane, क्योंकि horizontal में बहुत सारी डायरेक्शन होती है, हम उसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के टर्म में बोलते हैं, बट ये horizontal हो जाएगी। अच्छा, इसको अगर सेंटर से आप ज्वाइन करोगे तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, तो ये डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है। वर्टिकल क्या होती है? टूवर्ड द सेंटर। सो और ये हमने एरो नॉर्थ की तरफ बनाया क्योंकि इधर कहीं नॉर्थ होता है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल में नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे लिए, और ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल डायरेक्शन है। So vertical direction is the one which joins the P. Vertical direction is the one which joins the P with the C. Horizontal direction is the one which is perpendicular to the PC, and this is perpendicular. So इस component को हम बोलेंगे horizontal component of magnetic field. That's a total magnetic field, and there's going to be one more component that is going to be this. This will be known as vertical component of magnetic field. So magnetic field के दो component के term में हम लोग पढ़ सकते हैं, vertical, horizontal, और total is this, and this all is happening in the magnetic meridian. And to get this magnetic meridian, we need to know theta, so that we can go from the geographical meridian to the magnetic meridian. So ये इसकी पूरी स्टोरी है। ये तीन एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स तो आपके हमने डेफिनेशन में बता दिए, तीसरा आपको यहाँ पे दिख गया। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, it is angle made by resultant magnetic field from the horizontal component of magnetic field. Horizontal component of magnetic field. That is basically BH. BH से जो एंगल बनता है उसको हम डेल कहते हैं। Okay, so these are the three elements. Anyone to be explained, you can ask if you got it. Our purpose is fulfilled. We got horizontal component of magnetic field, as well as inclination, as well as declination. So overall idea goes like this कि अगर आप अर्थ के किसी पॉइंट पर हो और आपको यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसके कोऑर्डिनेट पता करो, नॉर्थ पोल के कोऑर्डिनेट पता करो, साउथ पोल के कोऑर्डिनेट आपको पता रहते हैं, उनको ज्वाइन करने वाला एक प्लेन बनाओ, और उस प्लेन से अपने को ये जियोग्राफिकल प्लेन पता चल जाएगा या जियोग्राफिकल मेरिडियन पता चल जाएगी। फिर आपको डिक्लिनेशन पता होगा, तो आप उससे थीटा डिग्री पर जाओ, दूसरा प्लेन कंसीडर करो, वो आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाएगा। अब इस प्लेन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो भी एंगल बन रहा होगा उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर शो करें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा टूवर्ड द सेंटर, दैट विल बी रिटन एज BV, V फॉर वर्टिकल, और दूसरा नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो फिर नॉर्थ की तरफ जाएगा ऐसा, और यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। नीचे साउथ है, साउथ की तरफ नहीं आएगा। So this will be known as
horizontal component. This is how the magnetic field will be identified at the P location. Resultant field किधर होगी? Resultant field इधर आएगी. So ये total field है. अब आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो. जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी तो आपने देखा तो कुछ ऐसे आकर के ऐसे जा रही थी, तो उसका टेंजेंट यहाँ पर ऐसा पड़ेगा. तो टेंजेंट ऐसा नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका टेंजेंट अर्थ के टेंजेंशियल पड़े ऐसा जरूरी नहीं है. तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एंगल पर हो सकती हैं. किसी भी एंगल पर अगर अर्थ के सरफेस पे पाई जाएंगी तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा. और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल करके हम ये बता सकते हैं कि टोटल फील्ड कितनी है. और ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं ये डिप होता है. अब इसको यूज करके आप अपना आंसर दे सकते हो. कैसे? कुछ वेक्टर वाले रूल्स, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, डेल एंगल बना रहा है, बी एच से बना रहा है, बीवी है, तो कुछ वेक्टर के हिसाब से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अपने को बी एच और डेल पता है तो हम बाकी दोनों पता कर लेंगे. कैसे पता कर लेंगे? आप अप्लाई करोगे टेन अल्फा और टेन डेल. बेसिकली टेन डेल का मतलब होता है एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल वन. So this is going to be B vertical divided by BH. एलिमेंट्स का मतलब हुआ, अर्थ के एलिमेंट्स का मतलब हुआ, अगर ये अपने को पता हो तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन हम पता कर सकें. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या बता सकते हैं? क्या इस फॉर्मूले को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? क्यों? वाई? बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये हमको पता होगा. और डेल हमको पता होगा क्योंकि ये भी एक एलिमेंट है. डेप, तो हमको डेप पता हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता हुआ, तो वर्टिकल कंपोनेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो ये कंक्लूजन के फॉर्म में हम याद रखेंगे. आल्सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो b की वैल्यू होगी इन दोनों के रिजल्टेंट से आएगी? यस. तो b अगर कैलकुलेट करना होगा तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे. दैट्स गोइंग टू बी bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर. सो ऊपर से हम लोग bv कैलकुलेट करेंगे और इस पे रख देंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, उसका डायरेक्शन मिल जाएगा और अपना काम हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं. उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, डिप चाहिए और थीटा चाहिए. थीटा का पर्पस था मैग्नेटिक मेरिडियन पता करना और बाकी इन दोनों का पर्पस था वैल्यूज निकालना. कॉपी कर लीजिए. कोई कंसर्न हो तो रेज कीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. स्टिल अगर कोई इशू हो तो आप जरूर पूछ सकते हो या किसी को रिपीट करना हो तो. नो, जब कभी आपको मेजर करना पड़ता है, देखो क्या होता है ना कि जब कभी कोई एक्सपेरिमेंट करोगे लैबोरेटरी में आप जा करके या फिर अदरवाइज, तो आप देखोगे आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी. और बाय द वे अब इतना सारा कैलकुलेशन हो गया तो स्टैंडर्ड अवेलेबल है. आप पता कर सकते हो. जिस भी लैब पे जाओगे तो उस लैब पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया है कि वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है. क्योंकि जब आप पॉइंट पी चेंज करोगे, लोकेशन बदलोगे, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, डायरेक्शन वाइज बदलेगा, मैग्नीट्यूड वाइज बदलेगा. सो अगर लेबोरेटरी, लेट्स से कि आपकी लेबोरेटरी न्यूयॉर्क में है, तो आप न्यूयॉर्क की लोकेशन पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर आप मैनेज करके रखोगे. अगर किसी आईआईटी में है तो उस आईआईटी की अपनी लोकेशन कहाँ पर, वहां का मैग्नेटिक फील्ड आपको वहां पे मिलेगा. बट अगर आपको कभी कहीं कैलकुलेट करना पड़े, सो यू नीड टू रिक्वायर these पैरामीटर्स टू गेट द वैल्यू. दैट्स ऑल. और अब कंसर्न ये आएगा कि अगर आपको बी निकालना है तो ये बी एच कैसे पता करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करेंगे, और ये डिप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. इनके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. डिप को मेजर करने के लिए हम लोग डिप सर्कल का यूज करते हैं. तो डिप सर्कल कैसा दिखता है और किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ. So next point we can say कि dip circle. Just to explain, इसका एक पिक्चर स्नैपशॉट मैंने लिया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है और उससे आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी.
फिगर में आपको ये जो पिक्चर दिख रही है, इस तरह का एक सर्कल होता है, इसको हम लोग डेप्थ सर्कल कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका जो पर्पस होता है वो अपने को डेप्थ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ। लिख सकते हो, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ दैट इज डेल्टा एट एनी लोकेशन। तो जहां भी मेजर करना होगा इस डिवाइस को आप लेके आ जाते हो। अब ये डिवाइस कैसे फंक्शन करती है वो मैं आपको बताता हूँ। करना क्या होता है, आपने देखा कि इस वाले पिक्चर को ध्यान से देखो फिर से। हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमको ये जियो मैग्नेटिक मेरिडियन मिल चुका है। अगर हमको जियो मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया है थीटा को निकालने के बाद, तो हमारा वर्क इस पर होगा, क्योंकि जो डेल है वो इस जियो मैग्नेटिक मेरिडियन पर होगा। तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो जियो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ये है, इसी स्क्रीन पे की प्लेन पर है। और इसका अगर ये जियो मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो जियोग्राफिकल स्क्रीन के अंदर होगा या फिर स्क्रीन के बाहर होगा, डिपेंडिंग अपॉन थीटा, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। So let's say this is indicating geomagnetic meridian। ठीक है, तो अगर ये लेट्स से ये पी पॉइंट हमारा और ये सी पॉइंट है, जैसा कि हम लोग अभी बताते रहे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, ये हमारा नॉर्थ होगा मैग्नेटिक का, और ये बी एच होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर वर्टिकल कंपोनेंट आता है। तो बी इसके बीच में कहीं आता है, और उसी डिप को अपने को निकालना होता है। तो हम लोग करते क्या है, ये इस डिवाइस में एक सर्कल होता है, ये जो वर्टिकल सर्कल है ना, ये जो येलो कलर का डायल आपको दिख रहा है, दैट इज पैरेलल टू दी दिस दिस फेस ऑफ द बॉक्स। सो इस पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉक्स का फेस है वो, या फिर जो डायल का फेस है, सरफेस है, उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस करते हैं या उसके पैरेलल रखते हैं। So this has to be placed, this dial has to be placed parallel to the magnetic meridian. Let's say अगर ये magnetic meridian है vertical, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल vertical करना चाहेंगे। उसके लिए फिर यहाँ पे कुछ adjustments होते हैं, उन adjustment करके हम उसके उसके surface को change करते रहते हैं, so that कि it coincides with the magnetic meridian. Dip circle must be coinciding with the magnetic meridian, thus point. इसको कुछ हम इस तरह से कोइंसाइड करवाएंगे, ऐसा। ये डिप सर्कल है, मैंने सेंटर को पी पे रखा हुआ है। सो लेट्स से उसका जो सेंटर पॉइंट है वो पी पर, ये जो सेंटर है सी वो यहाँ पर रखा हुआ है, या फिर ओ पकड़ लो तो ओ को यहाँ पर रखा हुआ है। जब आप ऐसा रखोगे पी पॉइंट पर, क्योंकि पी पॉइंट हमारा अर्थ के सरफेस पर है, पी पर हमको फील्ड पता करनी है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ की फील्ड बताएगा, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ की फील्ड बताएगा। सो पी पर आपको सेंटर को रखना होता है, इस तरह से रखना होता है कि ये जो डेप्थ सर्कल है, डेप्थ सर्कल इज कोइंसाइडिंग और पैरेलल विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे आप ये करोगे तो इस पे एक मैग्नेटिक नीडल होती है ये, और आप जानते हो कि जो मैग्नेटिक नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो बेसिकली डाइपोल मोमेंट की तरह होती है, म्यू। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो आप जानते हो म्यू हमेशा बी की तरफ डायरेक्शन में रहना चाहता है। अगर ये किसी और डायरेक्शन में आप उसको रखोगे तो फिर रोटेट होकर के बी की डायरेक्शन पर आएगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपने पहले लर्न किया था कि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल होगा, अगर उसको फ्री छोड़ दोगे तो वो हमेशा बी की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे जो लगा होता है, ये फ्री टू रोटेट होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, इजिली रोटेट होगा। तो ये अपने आप को ऐसे पॉइंट आउट करेगा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका जो पॉइंटिंग होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। विच वन? दिस वन। सो वो ये जो नीडल है वो यहाँ पे पॉइंट करने लगेगी, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल में रेफरेंस होता है। तो हॉरिजॉन्टल को हम लोग 0 डिग्री लेके चलते हैं, और वर्टिकल को 90 डिग्री लेके चलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना बेंड हुआ ये अपने को देखना होता है। तो हॉरिजॉन्टल से ये जितना बेंड है, दैट मींस ये हॉरिजॉन्टल से कितना बेंड है, इसी को डिप कहते हैं। सो डिप इज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ को, क्योंकि नॉर्थ पॉजिटिव होता है, तो नॉर्थ को, साउथ को नहीं मेजर, ये नहीं मेजर करेंगे, वरना वो रॉन्ग हो जाएगा।
सो हॉरिजॉन्टल से नॉर्थ कितना बेंड हुआ है उसको पता करते हैं, तो बेसिकली वहां से अपने को डेल पता चल जाता है। तो ये नॉर्थ जो है यही मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। सो अगर आपसे कभी पूछता है कि डेप्थ सर्कल क्या होता है, तो आप बोलोगे इट इज अ डिवाइस, व्हाट इट डज, इट मेजर्स द डेप्थ एट एनी लोकेशन, हाउ डज इट मेजर। यू से कि इसके पास एक सर्कल होता है, उस सर्कल के प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल रखते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना होता है वहां पे सेंटर रखते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है हमारी। फिर हम देखते हैं कि उसका जो नॉर्थ है वो, या नॉर्थ साउथ, या जो नीडल है वो कितने एंगल पर जा रही है, उस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं। और ये एंगल यहाँ पे बना होता है, डायल पे ही बना होता है, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं देने का, वहां से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये 0 डिग्री था और ये 90 डिग्री है, तो जहां पर जाएगा 30, 40, 60 अपने को तुरंत पता चल जाता है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग इजिली, क्विकली डिप को पता कर लेते हैं। अंडरस्टूड कैसा दिखता है वो भी एक पिक्चर में मैंने आपको दिखाया ना। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये डिप सर्कल है, तो यहाँ पर 30 डिग्री आ रहा हो तो बताइए डिप कितना है, तो कोई भी बता देगा कि जो रीडिंग आ रही है वही डिप है। पूछेगा आपसे ये कि एपरेंट डिप कितना होता है, तो डिप में एपरेंसी आ सकती है। अब ये एपरेंसी कैसे आ सकती है ये अपने को समझना है। एक बार आपको ये समझ में आया कि एपरेंसी कैसे आ सकती है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर पाएंगे और उसकी वैल्यू कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग समझ लेंगे। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला है, एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है। दैट्स कॉल्ड एपरेंट डिप। एपरेंट डिप को डेल डैश से लगा देते हैं, डेल डैश लगाने का मतलब हुआ वो एपरेंट हो गया। जनरली ये नोटेशन यूज करेगा, अगर कोई और बीटा गामा यूज करता है तो बीटा गामा को यूज करेंगे, नॉट एन इशू, बट एपरेंट होना चाहिए। ना ये जो एपरेंसी आती है वो किस वजह से आती है वो अपने को समझने का। ना यू सी, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है और यहाँ से 10 डेल निकल आएगा। कितना आएगा 10 डेल? एक बार अपने को डेल पता चल गया तो आप बी एच अपॉन, सॉरी, बी वी अपॉन बी एच लगाएंगे, क्योंकि आप पहले वो कंपोनेंट लिखते हैं जो दूर होता है। दैट्स हाउ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज। ओके, ना अब फर्क क्या पड़ने वाला है, फर्क ये पड़ने वाला है, या फिर इश्यूज कहाँ पर आने वाले हैं, ये एपरेंसी कहाँ पर आने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। ना ये जो सर्कल है इसको आपको जो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल रखना होता है, पैरेलल। बट जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, वो कोई स्क्रीन जैसा तो प्लेन होता नहीं है कि स्क्रीन जैसा प्लेन होगा तो उसे टच करके रख दिया तो पैरेलल हो गया। इट्स लाइक इन द एयर, स्पेस पर है। आप उसको विजुलाइज कर रहे हो कि यहाँ पर एक ऐसा प्लेन होगा, तो जिसकी वजह से, क्योंकि जो भी जियोग्राफिकल एक्सिस है या जो मैग्नेटिक एक्सिस है, दे आर जस्ट इमेजिनरी एक्सिस, इजंट इट? ऐसा तो है नहीं कि वहां से एक रॉड जा रही है तो रॉड को आप टच कर लो, या फिर एक स्क्रीन लगी हुई है स्क्रीन को टच कर लो। नो। सो ये जो पैरेलल करने का ओरिएंटेशन होता है या फिर ये वर्क होता है, ये चैलेंजिंग हो जाता है। अगर हम इस सर्कल की, डिप सर्कल की स्क्रीन को इसके एग्जैक्टली पैरेलल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे जो भी मेजरमेंट्स आएंगे वो हमारे एक्यूरेट नहीं आएंगे, उनमें एपरेंसी आएगी। सो अगर जियोमैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन और ये सर्कल का प्लेन, लेट से उनके बीच का एंगल अल्फा हो गया, तो अभी कितना था 0। अगर उनके बीच का एंगल अल्फा हो गया तो उस अल्फा की वजह से आप पाओगे कि जो डिप का मेजरमेंट होगा वो हमारा बदल जाएगा, और उस समय जो डिप आएगा उस डिप को हम बोलेंगे एपरेंट डिप। सो एपरेंट डिप कब आता है? व्हेन डिप सर्कल is not parallel to the geomagnetic meridian. That means if there's any angle between the two. So हम लोग शॉर्ट में कुछ ऐसा लिख सकते हैं, let alpha is the angle between dip circle and this plane, geomagnetic plane or geomagnetic meridian.
then apparent dip del dash is given by, तो यहाँ पर डेफिनेशन भी हिडन है और उसका फॉर्मूला भी मैं बना के दे रहा हूँ आपको। हिडन डेफिनेशन क्या है कि अगर दोनों के बीच का एंगल जीरो नहीं होगा तो अपरेंसी आएगी, अगर अल्फा जीरो होगा तो अपरेंसी नहीं आएगी। अब क्या होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द डिप सर्कल और उसमें अल्फा का अगर एंगल बना हुआ है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब आपका एग्जैक्टली यही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बी मेजर करेगा वो किसी एक टिल्टेड लोकेशन पे, मे बी लाइक स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आ रहा होगा। ये वर्टिकल लोकेशन अभी भी वही रहेगी क्योंकि वर्टिकल टूवर्ड द सेंटर जाती है, और अर्थ में हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन कभी भी पता कर सकते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर जाओ आपको वर्टिकल मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल में आपको इनफाइनेटली मैनी ऑप्शंस होते हैं, उन इनफाइनेटली मैनी ऑप्शंस में हमको वो वाला ऑप्शन पकड़ना होता है जो जियोमैग्नेटिक मेरिडियन को बता रहा हो, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है, यानी बीएच में इश्यू आएगा और बीवी हमारा एग्जैक्टली वही रहने वाला है। तो ये भी अपने को पॉइंट याद रखना है कि अगर आप इसको अपने डिप सर्कल को किसी एंगल पे रखा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट अफेक्टेड बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन इज क्रिस्टल क्लियर, दैट इज एक्यूरेटली नोन। हॉरिजॉन्टल के लिए वो बदल जाएगा। सो अभी ये हॉरिजॉन्टल को बीएच मेजर कर रहा था, अब वो बीएच ना मेजर करके किसी और एंगल बीएच का एक कंपोनेंट मेजर करेगा, तो जो अब बीएच की जगह मेजर करेगा वो बीएच डैश मेजर करेगा, और जो बीएच डैश होगा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड तो ये थी, इसका एक कंपोनेंट मेजर होगा जो कि अल्फा एंगल पे जाएगा। इसका जो अल्फा एंगल पे कंपोनेंट होगा देन यू विल फाइंड दैट कंपोनेंट इज गोइंग टू बी बीएच कॉस अल्फा। अगर अल्फा आपका जीरो रहा होता तो फिर ये जो बीएच डैश है वो एग्जैक्टली बीएच को मेजर कर रहा होता है। सो ये अपना इशू बन जाता है। इस इशू को फॉरवर्ड लेके जाते हैं, तो अगर हमारा बीएच बदल गया बीबी वही है तो फिर टेन डेल बदल जाएगा, तो मैं लिख देता हूं एंड बीवी रिमेन सेम। सो टेन डेल डैश कितना हो जाएगा, टेन डेल डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू द बीवी डिवाइड बाई बी एच डैश, नया वाला बी एच। अब आप बीवी की वैल्यू प्लेस कर दो तो ये बीवी की वैल्यू आ जाएगी, बीवी को बीवी रहने देते, बी एच डैश को रख देते, बी एच डैश आ जाएगा बी एच इंटू कॉस अल्फा। ना ये जो बी एच अपॉन बीवी या बीवी अपॉन बी एच है उसकी वैल्यू हमको पता है, दैट इज tan अल्फा। सो इसको हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू tan अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, सॉरी ऊपर अल्फा नहीं आएगा, tan डेल डिवाइड बाय cos अल्फा क्योंकि वो डेल है। सो ये रिलेशन अपने लिए काम का है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। जनरली हम लोग इसको अपसाइड डाउन कर लेते हैं, तो ये 10 का अपसाइड डाउन हो जाएगा cot, तो cot डेल डैश इज इक्वल टू cot डेल इंटू cos अल्फा। कॉपी कर लीजिए, और अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू दे देगा, आपको डेल की वैल्यू डिप की वैल्यू देगा एज वेल एज उस एंगल की वैल्यू देगा जिस एंगल से दोनों इंक्लाइंड है, फिर आपसे अपरेंट डिप पूछेगा, आप डायरेक्टली बता दोगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स क्या है। डेल इज द डिप, डेल डैश इज अपरेंट डिप, cos alpha is the angle, alpha is the angle with which they are inclined, which who are inclined, dip circle as well as this meridian plane। कॉपी कर लीजिए। अगेन वेरीफाई कर सकते हो, अल्फा अगर आपका जीरो होगा तो डेल डैश और डेल बराबर हो जाएंगे, वहां से अपने को आइडिया लगता है। तो ये डिप सर्कल हो गया। आई कैन थिंक ऑफ कि बहुत सारे नए टर्म्स आ रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा भारी गिर रहा हो, बट इट्स मोर लाइक थ्योरेटिकल। न्यूमेरिकल में क्या क्या आ सकता है, एक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, एक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, और एक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स ऑल। अदरवाइज वो डेफिनेशन बेस्ड होंगे कि डिप क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन क्या है, तो ये जो एलिमेंट्स है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अब जब कभी फ्यूचर में हमको यूज करना होगा करेगा तो हम लोग बी एच यूज कर सकते हैं, बीबी यूज कर सकते हैं, बीवी यूज कर सकते हैं, डिप को भी यूज कर सकते हैं।
जब जैसी जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ओके, कॉपी कर लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके आगे जो आएगा वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। उन इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखोगे कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट निकाल सकते हैं। हमारे पास किसी बार मैग्नेट का एम मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। किसी प्लेस पर बीएच को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट है। सो 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी है, ये एग्जाम में कई बार दिख जाते हैं। सो ये 3-4 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये बेस समझ में आ गया तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कवर हो जाएंगे इजिली। Any doubt or question if you have, you can ask. Otherwise, that's all for the day. थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसको आराम से रिवाइज कीजिए और डाइजेस्ट कीजिए वंस एंड फॉर ऑल के लिए। Okay, चलेगा। If there is no question, so see you tomorrow then. Thank you guys.